झूठों के बाजार में सच का आईना। अल जजीरा, आपका अपना न्यूज़ चैनल अल जजीरा। आज मसला आपके सामने है और हालात भी आपके सामने हैं और हमें जोश के साथ नहीं बल्कि इस वक्त होश के साथ अपना फैसला करना है। क्यों कि आज तक हमने जो डिसीजन लिए वो हमारे जज्बात में लिए और जज्बात के फैसले आपको पता है कभी भी कामयाब नहीं होते। हमने देखा कि 5 साल से हमको इंतजार था ये वक्त का कि डॉक्टर साहब बहुत मामूली वोटों से जो है तो लास्ट टाइम रह गया था और उस वक्त कलीम सेठ भी इलेक्शन के मैदान में थे, लेकिन इस वक्त कलीम सेठ ने पूरी ताकत के साथ डॉक्टर साहब को समर्थन दिया है और ये वादा भी किया है उनके साथ। आपने दिन भर का वायरल वीडियो में देखे होंगे कि जब तक डॉक्टर साहब जीत के जाएंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे। ये कलीम सेठ अकेले नहीं देते, ये सब आप लोगों के नौजवानों के भरोसे पे उन्होंने ये डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को वादा किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त आपका ये जोश, आपकी ये तादाद, आपकी ये मौजूदगी ये बात का सबूत पेश करती है कि इस वक्त डॉक्टर साहब को जीत के मैदान से कोई भी नहीं हटा सकता है। डॉक्टर साहब एक ईमानदार शख्सियत है, इन्होंने कभी भी अपने मफाद के लिए लोगों की खिदमत नहीं की है। 5 साल तक लोगों के बीच में रहते हैं। आपने देखे होंगे किराड़पुरा की छोटी छोटी गलियों से लेकर रहमानिया कॉलोनी से लेकर जितने भी पिछड़े इलाके हैं, डॉक्टर साहब ने हर वक्त हर जगह जाकर अपने कोशिशों से हर विकास का पूरा काम किया है। जहाँ तक के गवर्नमेंट का जो स्कीम्स रहती पूरे स्कीम्स लाने का काम डॉक्टर साहब ने अपने मोहल्ले के अंदर किया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर से डॉक्टर साहब को इस बार हम जिता कर देते हैं तो इंशाल्लाह हमें 5 साल तक किसी चीज की मोहताजी नहीं देखना पड़ेगी, ना लाचारी देखना पड़ेगी। हालात बहुत नाजुक है, सारा जमाना मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ये चुनाव को लड़ना है। अगर से ये फैसला आप देखो कि लोग जो है तो बातें बना रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलीम सेठ ने आज जो फैसला लिया और इसीलिए लिया कि हम अगर से आपस में लड़ेंगे तो हम ही हारेंगे। इसके लिए इस बार मैं नहीं, आने वाला वक्त बहुत ज्यादा है, हम आगे भी लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब को ही जिता के लाना है। और रही बात अबू आसमी साहब, हमेशा ही औरंगाबाद से शहर से जो है तो बहुत हमदर्दी रखते हैं। हमेशा ही औरंगाबाद के ऊपर जब भी मुसीबत आई है औरंगाबाद के लिए दौड़ के आए हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ताकत रखती है और हमेशा जो है तो सेकुलर पार्टी रही है और डॉक्टर साहब जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये बहुत सेकुलर पार्टी है। और इस वक्त मुसलमानों के लिए कोई अगर से लड़ रहा है और कोई बात असेंबली के अंदर हो चाहे संसद के अंदर हो, वो समाजवादी पार्टी उठाती है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मसाइल को लेकर डॉक्टर साहब हमेशा आगे रहेंगे। मैं आप सबसे आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस बार भारी अक्सरियत से डॉक्टर साहब को कामयाब बनाना है। तकरीरें करने के लिए बहुत कुछ है, आप सब लोग समझदार हो गए हैं। दिन भर आपके हाथों में सोशल मीडिया है, मोबाइल है, उसके जरिए आप सारी चीजें जानने वाले बन गए हैं। अच्छी की और सच्ची की पहचान करना आपको है इस वक्त और ज्यादा से ज्यादा भारी अक्सरियत में डॉक्टर साहब को कामयाब करना है। इतना कह के मैं 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह SD फैयाज साहब मौजूद है, उनका मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका सत्कार करें। हो जा SD फैयाज साहब मैं सपोर्ट करता हूं। उधर पीछे आपके बड़ा जूम मैं बिला ताखिर ज़्यादा वक्त न लेते हुए डायरेक्ट डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। हेलो आप सेंटर में लेंगे, इधर ले ये हटा दो साहब ये हटा दो, इधर आ जाओ तुम, हटा दो साहब, ये हटा दो, ये हटा दो। वोटर लोग सुनने को आए, तुम्हारे लोग इधर लो, बाइक वाले लोग दिख रहा नहीं, ये स्कूटर वहाँ रख दो ना, साइकिल नीचे रख दो।
लोग सुनने का भाषण ये सब कुछ दिख रहा नहीं इनको सरकार। भाई आप लोग बैठ जाओ ना। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलो बैठो बैठो आगे बैठ जाओ नीचे। हटो पीछे नहीं दिख रहा ना अभी। हट जाओ जरा साइड में हो जाओ। तहरीर से आए हुए हमारे मेहमान मोहतरम नसीम सिद्दीकी साहब, मैं उनका तारुफ करके देता हूँ। वो तहरीर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवक के साबिक़ा सदर हैं। मोहसिन हमारे करम फरमा, जिन्होंने आज मुझे अमेरिका के इस इंतखाब में साथ देने का तय किया है। जनाब मोहतरम करीम कुरैशी साहब और उनकी टीम, शहर सदर फैसल भाई, हमारे देशमुख साहब, बम्बई से आए हुए हमारे मुन्ना भाई, नईम कुरैशी साहब, बशीर गौंस के मारक मेरे बड़े भाई, जिनकी हमेशा मुझ पर इनायतें रही हैं, हमारे प्रोफेसर सोहेल जरीर साहब। सच बात तो ये है कि ये बस्ती, ये आबादी, ये नवाबपुरे का इलाका हो, कि जिंसी का इलाका हो, कि रेंगटीपुरे का इलाका हो, कि पीछे का इलाका हो, मैं आपके एहसानों तले दबा हुआ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आपने साथ दिया था, 2019 में भी साथ दिया था, मगर ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि किसी वजूहात से मैं असेंबली में जाने से रह गया। बशीर भाई हो या चौधरी खानदान हो या खैसर खान का खानदान हो, क्या इजहान भाई हो कि कोर्ट में काम करने वाले शकीर भाई हो, कि हमारे छोटे रेंगटीपुरे के नौजवान साथी समीर भाई हो, कि मजहर भाई हो, कि इधर बसने वाले मेरे तमाम साथी हो, मैं एक एक का नाम हो तो वक्त नाकाफी होगा। मैं आज आपके बीच बड़ी तकलीफ की हालत में खड़ा हूँ। तकलीफ में इसलिए खड़ा हूँ कि जिस पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने सियासत पैसा कमाने के लिए हरगिज नहीं की। मैंने ईमानदारी से पार्टी के मकसद को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है जब शहर में फसाद हुआ, मैं रात भर जागता रहा। काबिल मुबारकबाद है ये नौजवान, काबिल मुबारकबाद है करीम कुरैशी की टीम, काबिल मुबारकबाद है हमारे बुजुर्ग। यही नौजवान थे जिन्होंने कप्तान की दुकान के सामने वो जंजाल ने जो हाथ में पेट्रोल का कैन लेके आया था, घर को भागने पे मजबूर किया। नौजवानों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। तुम्हारी वजह से ही हमारी दुकानें जलने से बची, तुम्हारी वजह से ही हमारी माओ बहनों के अस्पताल महफूज रही, तुम्हारी वजह से ही हमारे अमन अमान रहा। मैं उन नौजवानों से फिर दिल की गहराइयों से अपील करता हूँ। जब मैं चंपा चौक से यहाँ आ रहा था, मैं इतना आप दीदा हो गया था। मैं आपका किन बातों में शुक्र अदा करूं कि जिस पार्टी को मैंने 10 साल दिए, ईमानदारी से काम किया और पूरा महाराष्ट्र में जहां जहां जरूरत पड़ी भाग भाग कर गया। देखो, सतारा डिस्ट्रिक्ट में भूसेसावी गांव में
जब नूर हसनैन को शहीद कर दिया गया, मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मैं पहुंचा था। ये इम्तियाज जलील नहीं गया था, ये आदर्श के घंटियां बजा रहा था। अकोला में मस्जिद तुराबरी को शहीद किया गया और एक ज़ईफ खातून, मेरा मानना यह है जब आदमी क़ियादत करता है, जब वो लीडर बनता है तो उसकी अपनी माँ होती है, मगर हर माँ उसकी अपनी माँ होती है। जुगनू बी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, मैं वहां पहुंचा, मैंने मारी इयानत की। मुझे वो दिन भी याद है कि योगा में, धारवा में, योधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान इरफान को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हमने नुमाइंदगी की, पुलिस के कान पर जू नहीं रहेगी। हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को 302 के गुनाह में गिरफ्तार कर इंक्वायरी चल रही है। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई, बरगा का रुखमान अंसारी हो कि खुरैश नगर बंबई का अफान अंसारी हो, ये आपका भाई वहां पहुंचा। कोविड में मैंने काम किया, मैंने इस मसला के हल्के में सबसे रिश्तों को संवारा। हद तो यह है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात के आखिरी दिन बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुन लो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुझसे कहा था कि गफ्फार कादरी, हम तुम्हारे खिदमात को फरामोश नहीं करेंगे। हम इस मशरक़ी हल्के से आपको उम्मीदवारी देंगे, आपको चुनकर आएंगे और ये सीट गिफ्ट में देंगे। मगर दोस्तों, जिस तरह से जबींदारान में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जावेद कुरैशी हमारे सीने से रख गए हैं, अब मौत ही जुदा कर सकेगी, और फिर बाद में क्या हुआ, 56 आएंगे और 56 जाएंगे। मुझे आपसे कहना है, मुझे आपको ये बताना, बहरहाल मैंने 2019 में वंचित बहुजन अघाड़ी को आया, प्रकाश अम्बेडकर के साथ 400 घंटे बैठा और फिर ये इम्तियाज जलील खासदार बना। उसका बदला ये है कि युति तोड़ दी गई ताकि कोई आमदार चुनकर ना आए। अगर वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति होती तो यकीनन 15 से 20 एमएलए चुन के आते और 17 की चाबी इनके पास होती है। सच तो ये है दोस्तों, इम्तियाज जलील ने एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम की युति तोड़ी ताकि शहर में कोई नेता बड़ा ना बन सके, कोई नेता आगे ना जा सके। ये वो खासदार है जो एक आमदार को चुनकर नहीं ला सकता। ये वो इम्तियाज जलील है जो पार्लियामेंट के इंतखाबात में 5 जगह से उम्मीदवार खड़े करता है। अभी 2024 में उस्मानाबाद से, भिवंडी से, साउथ सेंट्रल बॉम्बे से, पुणे से कितने उठ रही है? 800, 500, 700। अब बात समझने की है कि ये भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का एजेंट है और मुसलमानों में किसी को आगे देना नहीं चाहता। सच्चाई तो ये है, बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे
बहुत ही कम ज़र्फ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूक जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। इम्तियाज जलील औकात में आओ। तुम 5 साल मेंबर ऑफ असेंबली थे, तुम 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुमको कौम याद नहीं आई? तुमको तो आदर्श की घंटियां बजानी थी, तुमको तो पूजा पाठ करनी थी, तुम तो हिंदुओं की चमचागिरी में थे, तुम तो देवेंद्र फडणवीस की खिदमत में थे। और अब जब मशरक़ी हल्के में 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, मुसलमानों के वोट 92,000 थे। मैंने मेहनत करके वोटों की संख्या 2019 में 1,10,000 की। फिर मैंने जब वंचित बहुजन अघाड़ी और MIM की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला नाकाम हो गया तो 200 कैंप, आप गवाह हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान गवाह हैं कि 200 के करीब वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के कैंप है। और आज इस हल्के में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,45,000 है। बीज हमने बोना, खेती का फसल हमने तैयार करना, और जब फल खाने का वक्त हो गया ये पाखंडी आ जाता है, ये डीलर आ जाता है, ये दलाल आ जाता है। तो आज आपको तय करना है कि आपको दलाल होना, पाखंडी होना। मैं इसलिए कह रहा हूं, स्टेज से तो बातें बहुत करता, 5 साल में था, 5 साल खासदार था। बताओ तालीम के मैदान में कौन सा काम किया, सेहत के मैदान में कौन सा काम किया, नौजवानों के रोजगार के लिए क्या काम किया? हाँ, अपने भाई को रोजगार दिला दिया, अपने बेटे को एजुकेशन के लिए लंदन भेज दिया। बाकी बहुत बड़ी नंगी पार्टी है भाई। आओ तो आओ, मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों में खाते पीते मुसलमान थे उनसे हफ्ता वसूली का काम किया, उनको तकलीफ देने का काम किया, और हमारे नौजवानों को बदनाम करने का। दोस्तों, मेरा कोई भी नौजवान भाई, मैं समझता हूँ काबिल एहतराम है, मैं आवाम में कभी उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर किसी से कोई गलती भी होती है तो हम अकेले में जाकर उसको समझाएंगे, मगर आवाम के बीच मेरा हर नौजवान, मेरी हर बहन, मेरी माँ काबिल एहतराम है। मैं 2 मिनट के लिए अपनी गुफ्तगू को मौखूर करता हूँ अजान के एहतराम में। और 5 साल की खासदारी में क्या काम किया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिवाय घर भरने के कुछ नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच करीम कुरैशी मौजूद है। आपने कभी इम्तियाज जलील को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा? नहीं। कभी किसी मजलूम की मदद करते हुए देखा? नहीं। कभी किसकी जमानत करते हुए देखा? नहीं। मैं फख्र से कहता हूँ, ये हबीब कुरैशी हो, क्या करीम कुरैशी हो, क्या गफ्फार कादरी हो, हमको पुलिस स्टेशन जाने में कभी हिचकिचाहट नहीं है। अल्लाह ने हमको ताकत दी है कि हम पुलिस के अरबाब इख्तियार से आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं। गुज़िश्ता बकरीद के मौके पर एक वीडियो देखने को मिला था।
एक वीडियो ऐसा था कि इम्तियाज जलील साहब जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस वक्त एसीपी और डीसीपी मौजूद थे। बाद में मालूम हुआ कि वो उनके भांजे को छुड़ाने के वास्ते आए थे। तो इनकी नुमाइंदगी सिर्फ भांजे, भतीजे, बेटे और भाइयों के हद तक है। हमारा मानना है कि ये सब मेरे बेटे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनका दुख मेरा दुख है। दोस्तों, साथियों, हमारे जो कारपोरेट है उनके पीछे जूते उठाते फिर गए ना, उनको भी सुनाना चाहता हूं। एक पार्लियामेंट के मेंबर को कई सौ कोटी का काम मिलता, जो कई सौ कोटी का काम होता है ना, उस पे कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम इन नौजवानों को जिन्होंने बेखर्च बेगौस बगैर किसी मकसद के इनको वोट दिया है, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का काम दो। 10-20% उनकी कमाई होगी, मगर ये पट्टा इतना भारी है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर बाबा भी ना क्या कमीशन तय करके बैठा मालूम नहीं मेरे को। अभी तो सुना है कि नेहरू भवन का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसमें उसका भाई पार्टनर है। अभी 2014 में MIM के बड़े नेता ने कहा था, मैं नेता मानता हूं उनको इस वास्ते कि हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी है, कि हम एक स्कूल खोलेंगे। अब कुछ बच्चों ने शादियां भी की है, बच्ची पैदा कर, सोचे भाई अपने बच्चों को स्कूल मिलेगा। अब वो बच्चे 10 साल के हो गए मगर स्कूल खुला ही नहीं अभी तक। कहाँ हम अस्पताल पर आएंगे? मैंने कोई अस्पताल नहीं देखा। एक दुआ बैंक बनने वाली है, वो जगह किसकी है मालूम तुमको? वो जगह औकाफ की जगह है। वो जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, उसका 3825 स्क्वायर फुट की जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 2.5-3 करोड़ होती है। जब ये पत्रकार था हुकूमत में, अब पत्रकार लोग सब अच्छे होते हैं, पत्रकार लोग कोई गलत काम नहीं करते, पत्रकारों का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। मगर इम्तियाज जलील ने काम बता के औकाफ की जमीन अपनी माँ के नाम पे कर दिया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट दिया। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब अब 10 साल के बाद याद आएगा तुम्हारे हल्के में आने के बाद? अरे मैंने कहा डॉक्टर गफ्फार वो वाहिद शख्स है जो हमेशा इम्तियाज जलील के गलत कामों को टोकता था और टोकता रहा है। मैंने असदुद्दीन अमीर साहब से भी कहा था कि साहब अंबादास दानवे को वोट देने के लिए जो कांड किए नको को साहब, मैंने उस वक्त भी कहा था कि पार्लियामेंट में 5 सीटें मत खड़ा करो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इत्तेहाद मत टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि अब मैं उम्र के 67 साल में हूं। कितने साल जीऊंगा मैं कह नहीं सकता। हो सकता है ये इंतखाब इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। हो सकता है आगे चुनाव लड़ नहीं सकूंगा। इसीलिए जब मैंने महसूस किया कि अवैसी साहब बात नहीं सुना, मगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उन्होंने अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफिस किया है। गफ्फार कादरी आपसे कहने के जमा हुआ है कि इन फिस्ताई ताकतों के खिलाफ
मुझे अबू आसिम की क़ियादत पर एतमाद है। अबू आसिम आज़मी के साथ खांधे से खांधा लगाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को निपटेंगे। महाराष्ट्र में हिजाब का मसला पैदा होता है। हमारी बेटियों को कैसा लिबास पहनना कहा जाता है। गाँव रक्षक मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। बता दो, MIM के 2 MLA थे, एक खासदार था, कहा छक मांगे थे। कौन से मॉब लिंचिंग पे बात की, कौन से गाँव रक्षक के खिलाफ बात की। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला जो फैसले करता अच्छे करता है। एक कि मैं अपनी पार्टी में काम करते करते अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, घुटन महसूस कर रहा था। हमारी रियासत की लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की गोद में बैठी हुई थी। हम अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अबू आसिम के पास गया, अबू आसिम आज़मी ने आगे बढ़कर गले लगाया और बाजू बिठाकर कहा कि गफ्फार कादरी, अगर तुम्हारा साथ रहा तो हम इंसाफ की जंग करेंगे, हम मुसलमानों को हुकूक दिलाएंगे, हम हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों की मदद करेंगे, आदिवासी पिछड़ी हुई जनता की खिदमत करेंगे। अजीज़ान गिरामी, ये इंतखाबात ये बात तय करने वाले हैं कि ये देश में सेकुलर ताकतें आएंगी या फिस्ताई ताकतें आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के 31 MP चुनकर आए। अल्लाह ने चाहा तो महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनेगी। महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद समाजवादी पार्टी भी उसका हिस्सा है। हम हुकूमत से काम करके रह सकेंगे। हमको महाविकास आघाड़ी का सियासी ताकत के जरिए हो सकता है। ये काम इख्तिदार के कॉरिडोर से पूरा हो सकता है। तो मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूँ, हमको ताकत दो, हम इन मकासद को पूरा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने MIM के दरवाजे बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट की कोशिश की। इम्तियाज जलील साहब और सुनते हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और कुछ लोग बोलते असद भाई, सबने कोशिश की है कि गफ्फार कादरी को टिकट ना मिले। उन्होंने ब्लैकमेल किया, अगर गफ्फार कादरी को टिकट देंगे तो हम नांदेड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा ना, कभी कभी उसको हुक्की उठती, ऐसा नशा आता ना वो। मैं बंबई जाऊंगा, मैं नांदेड़ जाऊंगा, मैं वैजापुर चुनाव लड़ूंगा। वो हुक्की इस वास्ते उठती कि बीजेपी को जरा प्रेशर देके मांग वसूल अल्हम्दुलिल्लाह मोदी जेब में डालने मगर जब कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, मैंने अबू आसिम आज़मी को सुबह फोन किया। अबू आसिम आज़मी ने कहा गफ्फार भाई कहाँ है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने मुझे ये भी फॉर्म दिया। सच बात तो ये है कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा होने के बावजूद भी मशरक़ी हल्के में कांग्रेस का उम्मीदवार भी है। तुतारी जो शरद पवार की है उसका भी उम्मीदवार है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के राजू वैद्य भी है और महाविकास का एक हिस्सा मैं भी हूँ। मगर मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। अजीज़ान गिरामी, अब दिवाली का मौसम भी खत्म होने को आया। कल वोटर्स की जो नॉमिनेशन, जो विड्रॉ की डेट आखिरी तारीख है। इंशाअल्लाह परसों से हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के पास भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी का दूसरा अहम फायदा ये है कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के पास जा सकते हैं
जब तक मैं मजलिस में था तो मुझे एक किस्म की रुकावट थी। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे कहा करते थे, डॉक्टर तू अच्छा है मगर तेरी पार्टी हमको नहीं चलती। मगर अब मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के जरिए हम हमारे गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद हिंदुओं तक, दलित भाइयों तक, ओबीसी तक पहुंच सकेंगे। अबू आसिम आजमी साहब आएंगे, शेरवानियों की फिक्र मत करो, हमारी बहन काफी है। इकरा हुसैन आएगी, आपकी बेटी और मेरी बहन इकरा हुसैन आएगी। वो आपके बीच में कम से कम रोड शो एक स्पीच करेगी। आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी है। पार्लियामेंट के 37 MP है, 125 MLA है, राज्यसभा में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इतनी बड़ी ताकत के साथ हम आपकी खिदमत ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब MIM ने मेरा दरवाजा बंद किया तो मैंने महसूस किया कि बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह हमदर्दी, बेपनाह सिंपैथी मेरे साथ में है। लोग इम्तियाज अली को नापसंद करते हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि मुसलमानों के वोटों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के वोट भी मिलेंगे और हम कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे इस बात की भी तवक्को है कि जगंगे पाटिल साहब और मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब हमारे हक में फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम भारी अक्सरियत से औरंगाबाद मशरक़ी हल्के में कामयाबी हासिल करें। बस एक बात याद दिलानी है कि हमारी निशानी, समाजवादी पार्टी की निशानी 22 एकड़ है। 20 तारीख के दिन बहुत जिम्मेदारी से इसी जज्बे के साथ सुबह की फजर की नमाज की अदा कीजिए, पोलिंग बूथ पहुंचिए, अपना वोट दीजिए, अपने अफराद खानदान का वोट दीजिए। आजू बाजू महंगे में पूछ के देखिए वोट आपका हक है। ये वोट आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। ये वोट वो ताकत है जो इंशाअल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी में बेरोजगारी को दूर कर सकेगा। ये वोट है जो हमको फख्र से सर उठाकर जीने की ताकत देगा। ये वो वोट है उन फिस्ताई फिरका पर ताकतों को खत्म करने का जरिया बनेगा। आइए एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फर्जमंदाना उम्मीद करता हूँ कि अपने इस भाई को वोट देकर कामयाब करो जिसकी इंसानी शरकत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब इस बीच हमारे बीच क्या भाई हम करते आए क्यों करीम बेकर का भाषण सुनना बिल्कुल भी है। हमारा भाई ज्यादा नहीं छक्के मारता, सिर्फ छक्के ज्यादा लंबे गन नहीं बनाता, वो छक्के मारता है। मगर मैं अब वक्त जाया किए बगैर